एमए फाइनल की सभी गर्ल्स को गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। पेपर सेकंड आपका जो है उसका नाम है ग्रामीण समुदाय, कृषक एवं ग्रामीण समुदाय। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहली चीज़ कि जब हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो दो कालों के बारे में, यानी तुर्क काल और मुग़ल काल, इनके शासनकाल में इस काल के अंतर्गत किसान एवं ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या रहा, पहला हम इस बात पर अध्ययन करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था रही, प्रशासनिक व्यवस्था रही, उस प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के क्या विचार रहे और उन विचारों के से इस समुदाय के बारे में क्या स्पष्टीकरण हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो इतिहासकारों का अध्ययन रहेगा उसमें एक और अंग्रेजी और मध्यकालीन इतिहासकारों का विवरण हम देखेंगे और दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकारों का वर्णन भी हम देखेंगे और उनके विचारों के माध्यम से कृषक एवं ग्रामीण समुदाय की रूपरेखा या उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास इस अध्ययन के अंतर्गत किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल में भारत को ग्राम प्रधान कहा जाता था, यानी भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्राम में बसती थी और भारतीय ग्राम जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ तथ्य हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। वह है कि ज़मीन पर अधिकार किसका था, और ज़मीन पर अधिकार प्राचीन काल में किसानों का था। लेकिन वास्तव में यदि इस का अधिकार के बारे में हम देखें तो ये अधिकार का मतलब जो था वो जोत से, यानी जो जुताई की जाती थी उससे जो उत्पन्न वस्तु प्राप्त होती थी उस अधिकार से माना जाता था। यानी किसानों के द्वारा ज़मीन पर जो बुआई की जाती थी उससे जो फसल पैदा होती थी उस पर अधिकार किसानों का माना जाता था। अब डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा इसके अनुसार मध्यकालीन भूमि पर अगर मालिकाना अधिकार पर विचार करें तो वह यूरोप की जो व्यवस्थाएं थीं इस संबंध में, मालिकाना अधिकार के संबंध में, वह समान पाई जाती थी। यानी इसका मतलब ये मानिए आप कि सामूहिक प्रयोग और नियंत्रण ये सर्वथा भिन्न था और राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था भारत और संपूर्ण यूरोप में हमें देखने को मिलती है। और उसका अध्ययन आपने थर्ड ईयर में विश्व का इतिहास जब पढ़ा था तो फर्स्ट टॉपिक आपका था सामंतवादी व्यवस्था। उसमें आपने अध्ययन किया था कि जो सामंती ढांचा या संगठन जो तैयार हुआ वो जमींदारों के अधिकारों एवं कुल व जातिगत व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुआ। अर्थात जमींदार शासक के नज़दीकी रिश्तेदार और प्रभावशाली कुल के से संबंध रखते थे और उन्हें ही भूमि में अधिकार दिया जाता था और भूमि पर इनका अधिकार का जो स्वरूप था वो जातीय और कुलीय माना जाता था। लेकिन वह इसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। जोत का जो अधिकार था वो किसानों के पास था और ये जमींदार जो थे वो उनसे कर प्राप्त करते थे
और शासक को जमा करवाते थे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शासक और जमींदार, शासक और किसान के बीच की जो कड़ी थी वो जमींदार माना गया था। और इन्हीं के कारण इनके धीरे धीरे जातीय एवं कुलीय अधिकार कमज़ोर हुए और ग्रामीण बिरादरी के अधिकारों को धीरे धीरे कमी लाने में सहायक हुए। और धीरे धीरे उस काल में भूमि पर सामंती नियंत्रण बढ़ता चला गया। 19वीं शताब्दी में पुनः इस स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो अंग्रेजी शासनकाल के जो इतिहासकार हैं उन्होंने यह बताया कि समाज में, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए, इसकी अनभिज्ञता के कारण उस काल में ग्रामीण समुदाय के बारे में हमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले ग्राम समुदाय के स्वरूप के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ की गई उस समय भू राजस्व के जो प्रशासनिक अधिकारी थी उनके द्वारा इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और उसको प्रारंभ किया गया। यानी वैसे देखने में ये जो टॉपिक है आपका कृषक एवं ग्रामीण समुदाय, ये देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें समझने के लिए देखनी पड़ेगी और आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अब अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंतर्गत यदि 19वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों का हम अध्ययन करें तो ये विवाद उस काल में बढ़ता चला गया कि जमींदार और राज्य के मध्य किसान की स्थिति क्या थी, यानी किसान के भू स्वामित्व के अधिकारों की स्थिति क्या थी। और इसकी तरफ 18वीं शताब्दी के अंत तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल एक इतिहासकार हैं जेम्स फोर्ब्स करके, जिन्होंने भू स्वामित्व के अधिकारों के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज भू राजस्व प्रशासकों के अनुभव के आधार पर जमींदार और किसान, जिसको कि उस काल में रियाया के नाम से पुकारा जाता था, रियाया का मतलब है किसान, तो जमींदार और किसान के बीच में भू स्वामित्व के अधिकार के संबंध में वापस अवलोकन शुरू हुआ। और उसके पश्चात 1810 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कॉमन सभा के द्वारा एक कमेटी निश्चित की गई और उसने एक रिपोर्ट बनाकर 1882 ईस्वी में प्रदान की। कमेटी ने इस प्रकार की एक रिपोर्ट 1882 ईस्वी में कॉमन सभा में प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय ग्राम समाज की भूमिका को एक अलग सा नाम दिया, जिसे इतिहास में टाउनशिप और कॉरपोरेशन के नाम से पुकारा जाता है। यानी टाउनशिप और कॉरपोरेशन यानी सहयोग की भावना के साथ ग्रामीण समाज का उदय हुआ और भारतीय समाज में इस प्रकार की टाउनशिप को दर्शाया गया है। और 19वीं शताब्दी में यदि आप देखें तो ये कहा गया कि भारतीय लोग, इस रिपोर्ट के माध्यम से, कि भारतीय लोग सदियों से म्युनिसिपल
गवर्नमेंट की पद्धति के अनुसार, या हम कहें कि एक छोटे रिपब्लिक के अनुसार रहते आए हैं। इस रिपोर्ट का ये भावना इससे स्पष्ट हुई, यानी छोटे रिपब्लिक यानी लोकतंत्र के आधार पर मिलजुल कर वो समुदाय के रूप में रहते आए हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट पहली बार 1882 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कॉमन सभा में प्रस्तुत की गई। और उसके बाद चार्ल्स मैकेफ, जेम्स मिल, एली फिस्टन, सर मैनियो आदि ने भी कुछ लेख लिखे और उन लेखों के माध्यम से ग्रामीण समाज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। और इन सभी विचारों की कि एक छोटे रिपब्लिक की तरह यानी एक छोटे लोकतंत्र की तरह भारत में ग्रामीण समाज की स्थिति पाई जाती थी, इसकी पैरवी उन्होंने की। इसके पश्चात एक और इतिहासकार हैं कि जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि विभिन्न अंग्रेजी इतिहासकारों के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे कि उनके इस संदर्भ में क्या विचार रहे हैं। तो उसमें एक इतिहासकार हैं सर हेनरी मैनियो मैकेफ। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि छोटे रिपब्लिक ग्रामीण समाज छोटे रिपब्लिक के समान था, जो बाहर से ऐसा लगता था कि इनके संबंध अलग अलग हैं और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होती रहीं, लेकिन ये व्यवस्था अपरिवर्तित रही, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। बाह्य परिस्थितियां बदली, लेकिन इस प्रकार की ग्रामीण समाज की रिपब्लिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ग्रामीण समुदाय के लोग और लोगों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता था। और वह जेम्स मिल, एक और जो इतिहासकार है जेम्स मिल, वह भी भारतीय ग्रामीण समुदायों को कॉरपोरेशन के रूप में देखते हैं और इसके रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और इसके संबंध में ग्रामीण समुदाय के संबंध में एक और अंग्रेज आपके इतिहासकार हैं जिनका नाम है एली फिस्टन। एली फिस्टन ने इसके संबंध में एक और विचारधारा प्रस्तुत की है और उन्होंने ये कहा है कि 19वीं शताब्दी के जो स्थानीय दस्तावेज़ थे, ग्रामों में जो दस्तावेज प्राप्त हुए, उन दस्तावेज़ों का उन्होंने परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुँचे कि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय का अस्तित्व था और कुछ में नहीं था, यानी उनकी विचारधारा में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है एली फिस्टन की विचारधारा में। और वो ये कहते हैं कि कुछ क्षेत्र इस प्रकार के थे जहाँ पर ग्रामीण समुदाय का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ में देखने को नहीं मिलता। उनकी ये भी मान्यता रही कि प्रत्येक गांव में सभी व्यवसायों के लोग नहीं रहते थे, यानी किसान रहते थे और जीवन यापन करने के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति ग्रामीण व्यक्ति को चाहिए, वो व्यवसाय हर गांव में उपलब्ध नहीं थे। और गांव में जो अतिरिक्त भूमि पाई जाती थी, उस भूमि पर भी ग्राम समुदाय का अधिकार नहीं था, बल्कि राज्य का अधिकार था। अब इन सब विचारों के बाद जो निष्कर्ष निकलता है जिसको आपको समझना है वह यह है कि गांव में, जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में, गांव में विभिन्न परिवार रहते हैं और किसान परिवार वहाँ अपने भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं और उनका एक कम्युनिटी कॉरपोरेशन बना हुआ है जिसे कि ग्रामीण समुदाय कहते हैं। और जिस ज़मीन पर वहाँ के परिवार खेती करते हैं वो उस समुदाय में शामिल हैं, लेकिन जिस पर वो खेती नहीं करते हैं उस भूमि पर उस समुदाय का अधिकार नहीं पाया जाता है, बल्कि उस पर राज्य का अधिकार पाया जाता था। ये इतिहासकार एली फिस्टन का कहना है।
और इसके पश्चात इसके संबंध में, ग्रामीण समुदाय के संबंध में एक और जो इतिहासकार हैं उनका नाम है सर हेनरी मेन। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक प्रसिद्ध न्यायवेत्ता थे और एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने यूरोपियन, उनकी थ्योरी आपको अलग देखने को मिलेगी और उसमें उन्होंने क्या कहा कि यूरोपीय समाज और भारतीय ग्रामीण समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया उन्होंने, और अध्ययन के पश्चात भारतीय ग्रामीण समुदाय के विषय में एक निश्चित सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। यानी हेनरी मेन ने यूरोपीय समाज, भारतीय समाज का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कुछ इस विषय में निश्चित सिद्धांत उन्होंने बताए, और उसमें उनका ये कहना था कि भारतीय गांव किसी एक कुल के अधीन हो सकता था, यानी एक कबीले के अधीन हो सकता था, और वह जो कबीला या परिवार हुआ करता था, कुल हुआ करता था, वो प्रभावपूर्ण परिवार होता था और वह दूसरे परिवारों के साथ भाईचारे के साथ रहते हुए सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करता था। यानी विभिन्न परिवारों में एक परिवार जो प्रभावपूर्ण होता था कुल, वह दूसरे परिवारों के साथ तालमेल बिठाता था और भाईचारे के साथ रहकर सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करके वह इसका संचालन किया करता था। और ये समूह है, परिवारों का ये समूह है, आपसी पारिवारिक संबंधों और सामूहिक स्वामित्व के अधिकार से गुथा हुआ था। यानी सब मिलजुल कर एक विशेष परिवार को अधिकार देते हुए स्वावलंबी बनने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता था, और इसको ग्रामीण समुदाय के नाम से उस काल में पुकारा जाता था। कुल मिलाकर समूचा ग्राम समुदाय इतना संगठित होता था कि वह अपने आप में स्वावलंबी था। इतिहासकार हेनरी मेन का ये मानना है। और जहाँ तक उनका ये भी मानना था कि संयुक्त ग्रामों का प्रश्न यदि हम उठाते हैं तो जिसमें संयुक्त ग्रामों में विभिन्न धर्म के और जाति के लोग रहते थे और उनमें संगठन और एकता दिखावा मात्र थी, क्योंकि ये ऐसे लोगों का निवास स्थान अलग अलग गांवों में होता था और ये उस स्थानीय लोगों के वंशज होते थे और विभिन्न समूहों में बटे होते थे। और कहा जाता है कि ये विभिन्न श्रेणियों में बटे होते थे और अपने अलग आधार पर विभिन्न परिवार आपस में गुथे हुए होते थे। यानी एक गांव से दूसरे गांव की स्थिति को यदि हम देखें, संयुक्त ग्रामों का यदि हम प्रश्न उपस्थित करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सब गांवों में एक गांव के रहने वाले परिवारों के वंशज दूसरे गांव में रहते थे। उनके धर्म और जाति भी कई गांवों के भिन्न हुआ करते थे और वो बाहर से देखने में संयुक्त ग्राम लगते थे, लेकिन जाति और धर्म की भिन्नता के कारण उनके स्वरूप के बारे में हम कहें कि विभिन्न श्रेणियां विभक्त वहाँ पर हो चुकी थी और विभिन्न परिवार आपस में फिर भी गुथे हुए माने जाते थे। इसके अलावा ग्रामीण समाज, इतिहासकार हेनरी मेन का कहना है कि ग्रामीण जो समाज है वह दो तरह के हुआ करते थे। पहला, मूल निवासियों के परिवार के बीच में भूमि समान रूप से बटी हुई थी, यानी जो पहले से ही मूल निवासी वहाँ रहते थे और परिवार वहाँ पर निवास करते थे, उनमें भूमि आपस में बटी हुई थी। और ग्रामीण सत्ता 5 सदस्यों वाली पंचायत में केंद्रित होती थी। यानी उस काल में पंचायती राज जैसी एक संस्था हमें उस काल में देखने को मिलती है और हर जगह
यानी ग्राम पंचायतों का जो अस्तित्व मेन ने बताया है वो सर्वव्यापी नहीं था। जहाँ पर कई ऐसे गांव भी थे जहाँ समुदाय के सदस्यों में अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है और किसी भी प्रकार की प्रथाओं को कोई सदस्य तोड़ता है तो उसका निपटारा 5 सदस्यों की पंचायत के द्वारा नहीं किया जाकर एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता था। यानी पहले समाज में पहला जो समाज हुआ करता था वो एक तरह से 5 सदस्यों का सामूहिक पंचायत के रूप में पूरे ग्रामीण समुदाय की कार्य प्रणाली को संभालने के लिए, झगड़ों को निपटाने के लिए, प्रथाओं को निपटाने के लिए किया गया था। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हमें मिलते हैं जहां इस प्रकार के निपटारे एक व्यक्ति के द्वारा भी किए गए थे। दूसरा, एक और जो विशेष बात हमें देखने को मिलती है कि समाज में जो ये दूसरा पक्ष था कि एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता था तो उसका पद वंशानुगत पाया जाता था, और यदि चुनाव भी होता था, वंशानुगत था वैसे तो, लेकिन अगर चुनाव भी होता था तो उसी परिवार के वृद्धतम सदस्य के पक्ष में ही वोट दिया जाता था। तो एक तरह से यह वंशानुगत ही हमें देखने को मिलता है। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं इस ग्रामीण समुदाय में प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती हैं। यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और 19वीं 20वीं शताब्दी के काल में किस प्रकार से इस ग्रामीण समुदाय में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सारा हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामीण समुदाय भूमि कानून का स्रोत था। यानी जो गांव में हमारी जनता रहती थी उसकी भूमि के संबंध में कानून थे, और समूह के विभिन्न वर्गों के बीच और समूह के बीच व राज्य व अन्य ग्रामीण समुदायों के बीच में भूमि के अधिकारों का, संबंधों का निर्माण कर दिया गया था। यानी अलग अलग ग्रामीण समुदायों में राज्य के बीच, समूह के बीच, वर्गों के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, इसका निर्माण का दावा भी किया जाता रहा था। यानी निष्कर्ष रूप से आप ये कह सकते हैं कि 1861 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक भारतीय ग्रामीण समुदाय पर इतिहासकार हेनरी मेन ने अपने लेखों में ग्रामीण समुदाय की वैचारिकता में परिवर्तन किया, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया, अंत में मेन ने यह भी इस ग्रामीण समुदाय की विचारधारा के संबंध में यह भी स्वीकार किया कि भारत एक बृहद देश है और यहाँ के निवासी जो हैं वो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग नस्ल के हैं। इसलिए हमें इनके संबंध में कोई एक धारणा नहीं बनानी चाहिए, और वह ग्रामीण समुदाय के संबंध में जो उसने विचार अपने प्रस्तुत किए उसके संबंध में भी वो अडिग रहे। और हालांकि ये कहा भी जाता है कि गवर्नर जनरल इंग्लिश पीरियड में जो हमारे यहाँ भारत में एक गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति की जाती थी, उसकी जो काउंसिल होती थी, और उस काउंसिल के जो विभिन्न सदस्य थे, हेनरी मेन उसमें एक कानूनी सदस्य के रूप में चुने गए थे, और इतने प्रतिष्ठित पद पर रहने के बाद भी उन्होंने जो अपनी विचारधारा उस समय की समकालीन प्रशासकों की उसने दी, उसके संबंध में फिर भी उसकी आलोचना हुई, और उनके जो तर्क उनके द्वारा दिए गए और ये कहा गया, उन तर्कों का विरोध करते हुए अन्य सदस्यों के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय ग्रामीण समाज के ये जो विचार हेनरी मेन ने प्रस्तुत किए हैं वह क्षेत्रीय तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं, और उन्होंने जो कहा है वह 19वीं शताब्दी की जो जमींदारी
व्यवस्था थी भारत में, उसमें के सिद्धांतों को भ्रमित करने वाले विचार हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो विचार थे उनका भी विरोध किया गया, और इस विरोधी विचारधारा के जो पहले प्रवर्तक थे वो थे बाउन पावल, और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था का अध्ययन किया और इस प्रकार से हेनरी मैन की विचारधारा का उन्होंने विरोध किया। अब हम चलेंगे 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि अलग परिस्थितियां आई और भू राजस्व अधिकारियों ने इस लोकप्रिय जो विचारधारा इसके संबंध में पाई जाती थी उसको अस्वीकार कर दिया, और इसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण समाज पूर्णतः स्वावलंबी था और रिपब्लिकन था, यानी स्वायत्तता उसमें पाई जाती थी। फिर 20वीं शताब्दी में आप देखिए कि पुरातनवादी और जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज की कई ऐसी विशेषताओं को स्वीकार किया जो कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों ने ग्रामीण समुदाय के संबंध में प्रमाणित की थी, और मध्यकालीन जो इतिहासकार थे उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था, और मध्यकालीन इतिहासकारों ने यह कार्य विद्वानों पर छोड़ दिया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि धीरे धीरे मध्यकाल तक, ये प्राचीन काल का अभी तक हमने अध्ययन किया, मध्यकाल में जब हम आते हैं तो मध्यकालीन जो ग्रामीण समुदाय था उसमें धीरे धीरे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और पतन देखने को मिलता है। और उस पतन के अंतर्गत पहला जो कारण बताया जाता है वो था सत्ता में इस्लामी केंद्रीयकरण, यानी मध्यकाल में इस्लाम सत्ता हमारे यहाँ स्थापित हुई भारत में। तुर्क सल्तनत या सल्तनत काल जिसको हम कहते हैं, उनकी सत्ता स्थापित हुई, और उसमें एक और विशेष चीज़ हम देखते हैं वो है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। और कहा जाता है कि जो उनकी केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति थी उसके कारण इस व्यवस्था का पतन हुआ। और इसके बारे में प्रोफेसर आर्थर फिलिप्स ये कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण, परिवर्तन के कारण ग्रामीण समुदाय का विघटन हुआ, पतन हुआ, और जो प्राचीन भारत में था उस व्यवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिला। और चूँकि इसके बारे में एक बात जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखने चाहिए पढ़ते समय वो ये है कि चूँकि उस समय इस्लामी सिद्धांत पाए जाते थे और हिंदू सिद्धांतों और मुस्लिम सिद्धांतों में विरोध होने के कारण मुस्लिम प्रशासन के सिद्धांत और यथार्थ के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इस काल में किया गया था। और इसी कारण मुस्लिम काल में की व्यवस्था को हम देखें तो ग्रामीण व्यवस्था में पटेल, पटवारी, चौधरी आदि कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए जो कि वंशानुगत होते थे और उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी होते थे। यानी जमींदारी व्यवस्था से अब मध्यकालीन व्यवस्था में कुछ अन्य अधिकारियों को ग्रामीण भूमि कानून के संबंध में अधिकार प्रदान कर दिए गए, जो कि उनका जो पद था वो हमेशा सुरक्षित रखने में सहायक हुआ। दूसरा जो इसके पतन का कारण था वो था जमींदारी संस्था, यानी जमींदारी प्रथा, और उसने प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय का पतन किया। फिलिप्स महोदय का ये कहना है कि प्राचीन भारतीय शासन में राजा अपने क्षेत्र के राजस्व का स्वामी होता था,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जमींदार, प्राचीन काल में जमींदार जब नियुक्त किए गए तो वह किसानों से राजस्व वसूल करके जमा करवाते थे और वित्तीय प्रबंधन का जो कार्य था वह उनके हाथ में था। लेकिन उसके पूर्व